नमस्कार। इंडिया साइंस के कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा सिंह। नेत्रदान महादान, जी हाँ, देखने का अधिकार मानव के मूल अधिकारों में से एक है। ऐसे में यह आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक दृष्टिहीन ना होने पाए और यदि है तो दृष्टिहीन ना रहने पाए। इसी उद्देश्य को लेकर दृष्टिविहीनता कार्यक्रम के तहत बच्चों और प्रजनन आयु समूह में आंखों के कॉर्निया पुतली से नेत्रहीनता की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा प्रतिवर्ष 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक मनाया जाता है। अंधेपन से बचाव के लिए आंखों की देखभाल बेहद जरूरी है। ये पाया गया है कि छोटे बच्चे अक्सर कॉर्नियल नेत्रहीनता के शिकार होते हैं। कॉर्नियल नेत्रहीनता का उपचार केवल किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसकी आंखों के कॉर्निया को खराब कॉर्निया वाले मरीज की आंख में लगा देने से हो सकता है और उसकी आंख की रोशनी वापस लाई जा सकती है। उसका अंधापन दूर किया जा सकता है। इसे नेत्र प्रत्यारोपण भी कहते हैं। किसी की जिंदगी में रोशनी लौटाई जा सकती है। दान की गई आंखों को खरीदा या फिर बेचा नहीं जाता, इसलिए इसे नेत्रदान कहा गया है। नेत्रदान किसी भी उम्र, रक्त समूह और व्यक्ति की ओर से किया जा सकता है। कॉर्निया मृत्यु के 1 घंटे के भीतर निकाला जाना चाहिए। नेत्र निकालने में केवल 10 से 15 मिनट लगते हैं। चेहरे पर कोई निशान या फिर विकृति नहीं होती है। किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार शोक में डूबा हुआ होता है। ऐसी मुश्किल घड़ी में नेत्रदान करना जटिल होता है। ऐसे में समाज के लोग और समाज के अन्य जनप्रतिनिधि इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए आइए उनका स्वागत करते हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रोमिला गुप्ता, जो कि प्रधान परामर्शदाता भी रही हैं। डॉक्टर प्रोमिला, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं एम्स नई दिल्ली के आरपी सेंटर से प्रोफेसर प्रवीण वशिष्ठ, जो कि सामुदायिक नेत्र विज्ञान से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि नेत्रदान लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को दिक्कत होती है इस तरह की, तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो इस दुनिया को देख पाते हैं और एक बड़ा जरिया होता है। आपको क्या लगता है, कैसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, किस तरीके के प्रोग्राम चलाए जाएं जिससे लोग इसके लिए अवेयर हो सकें? डॉक्टर प्रोमिला। इसके लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी और इसी के तहत हम ये जो अपना नेत्रदान पखवाड़ा मनाते हैं, जिसमें हम तरह तरह की एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि हम वॉकाथॉन्स करते हैं। स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चों में हम थीम के हिसाब से, नेत्रदान की थीम के ऊपर हम उनको पेंटिंग और पोस्टर कंपटीशन करवाते हैं, क्योंकि अगर बच्चे अवेयर होंगे, हमारा यूथ अवेयर होगा, तो वो अपनी फैमिली में और आगे की जनरेशन के लिए भी वो अवेयरनेस इसके बारे में पैदा कर सकते हैं। प्लस हमें अपने धर्म नेताओं, धर्म गुरुओं और नेताओं को ये प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि और हमारे जो फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, उनको आगे आके इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। इसके लिए ऐसे वीडियोस या ऑडियोज बनाने चाहिए जिससे कि जनरल पब्लिक में अवेयरनेस फैले और उनके कहने से पब्लिक ज़्यादा जल्दी समझेगी और जागरूक होगी, क्योंकि ये हमारे आइडल्स हैं। और इसमें श्री अमिताभ बच्चन जी और ऐश्वर्या राय, ये लोग इसमें ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ऐसे और लोग हमारे आगे आने चाहिए जिससे कि ये और इसके लिए जागरूकता फैले। बिल्कुल, जागरूकता फैलाने की आपने बात करी और आपने एक्टर्स का जिक्र किया। कहीं ना कहीं उन लोगों द्वारा जो अवेयरनेस फैलाई जाती है वो ज़्यादा लोगों तक रीच करती है, फिर चाहे वो सिटीज़ के लोग हों या फिर विलेजेस के लोग हों। प्रवीण जी, मेरा सवाल आपसे, मैं इस पर भी आना चाहूँगी लेकिन बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल यही कि आई बैंक, प्रवीण जी, है क्या और लोग इस पर कैसे कॉन्टैक्ट करें? असल में जो आई बैंक है, जितने भी लोगों को अगर आंखें दान करनी होती है, तो एक ऐसा जगह है, भारत सरकार ने तकरीबन पूरे देश में हर स्टेट में तकरीबन ऐसे 150-200 आई बैंक बनाए हैं, जहाँ पे कि जो भी आई डोनेट होती है उसके लिए जो स्पेशल जो ह्यूमन रिसोर्स है वो लोग अवेलेबल होते हैं। और अगर किसी का भी फ़ोन आता है आई कलेक्शन के लिए, तो आई बैंक से जो टीम है वहाँ पे जाके कलेक्ट करती है। और आई बैंक में साथ साथ जब
आंखें वापस आती हैं तो उसको उसकी टेस्टिंग के लिए भी सुविधा होती है और उसकी ग्रेडिंग के लिए कि क्या किस तरह का उसका कॉर्निया है, और उसको फिर उनकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि उस कॉर्निया को सही जगह पे पहुंचाएं जहाँ पे डॉक्टर को ऑपरेट करना है, उस मरीज के लिए उसको पहुंचाएं। तो ये पूरी सुविधा के साथ जो केंद्र होता है उसे आई बैंक बोलते हैं, और जहाँ पे खाली कलेक्शन की फैसिलिटी होती है उसको आई डोनेशन सेंटर बोलते हैं। मैम, आपने यहाँ पर धर्म का जिक्र किया, क्या ऐसा भी है किसी धर्म में कि आई डोनेशन को अच्छा नहीं मानते हैं या मनाही है किसी तरह की? नहीं, कोई भी धर्म हमारे दुनिया में ऐसा नहीं है जो आई डोनेशन को मना करता है। ये लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं। जैसे हिंदू धर्म में बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर हम आई डोनेट कर देंगे अपनी तो शायद भगवान हमें दिखेगा नहीं जब हम भगवान के पास पहुंचेंगे, या हम अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे। और मुसलमान लोगों में भी ये लोग नहीं देते हैं नेत्रदान अपनी भ्रांतियों की वजह से। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि नेत्रदान से बढ़कर कोई और दान नहीं है और किसी भी धर्म में ये मना नहीं है, क्योंकि आप अगर नेत्रदान कर रहे हैं तो एक आदमी के नेत्रदान करने से कम 3 या 4 लोगों को फायदा होता है। तो आप देखिए, आप अपने नेत्रदान से 4 या 5 लोगों की, 3 या 4 लोगों की जिंदगी में उजाला ला रहे हैं। वो एक कितना बड़ा आपको शांति मिलेगी मन को, और आपकी आत्मा की शांति भी शायद इसी से होगी। जी, तो आपने जिक्र किया जैसे मिथ्स की हम बात कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत मिथ्स जो हैं हर एक कम्युनिटी में आपको देखने मिलेंगे, चाहे फिर वो कोई भी कम्युनिटी है। जैसे आपने कहा कि अगर आंख निकाल देंगे तो लगता है कि हम भगवान को देख नहीं पाएंगे। तो इस तरह की मिथ्स को कैसे दूर किया जाए, किस तरह के प्रोग्राम्स हमें चलाने चाहिए जिसका फ़ायदा जनता को मिले, या जो नेत्रहीन लोग हैं, जिन लोगों को कॉर्निया की ज़रूरत है, उनको इसका फ़ायदा मिले? एक तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें डिफरेंट तरीके से जागरूकता लानी चाहिए। हम जो जनरली आजकल हमारे समाज में मीडिया का बहुत रोल है। अगर मीडिया के लोग इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करें, इसके लिए इसको कवर करें कि भाई कितना ज़रूरी है, ये कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और कितना अच्छा काम है, और इसके लिए कोई किसी धर्म में मनाही नहीं है, तो ये एक बहुत गांव-गांव और शहर ये मैसेज फैलेगा और लोग इसके लिए जागरूक होंगे। इसके अलावा हम अपने, जैसा कि मैंने पहले कहा, अपने धर्म नेताओं को, धर्म गुरुओं को, अगर जैसे कभी कोई हमारी प्रेयर कलेक्शन होती है तो उसके बाद अगर धर्मगुरु इसके ऊपर चर्चा करें तो इससे बहुत लोगों में मैसेज जाएगा और इससे बहुत फर्क पड़ेगा। लोग बढ़ के आगे आएंगे और अपने नेत्रदान में सहयोग देंगे। बिल्कुल, तो अपने नेत्रदान में, जी बिल्कुल प्रवीण जी। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें जितना ज़्यादा हो सके रिमोट एरियाज़ में, जितना रूरल एरिया है वहाँ पे पहुँचने की ज़रूरत है। जितने भी ज़्यादातर ये हम लोग पब्लिसिटी करते हैं, लोगों को बताते हैं, ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ तक लिमिट रह के हो जाता है। और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा हो सके यंग पॉपुलेशन को भी इन्वॉल्व करें इसमें, और कुछ स्लोगन इस तरह से बनने चाहिए जिनका कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जैसे ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। अगर आप मरने के बाद भी अगर देखना चाहते हैं तो अपनी आंख डोनेट कीजिए। इस तरह के जो स्लोगन जो टच करे लोगों को, वो जरूर हर जगह तक पहुंचने चाहिए। हम, जैसे मैडम ने बताया, हम कोशिश करते हैं कि स्कूल के बच्चों में पेंटिंग कंपटीशन वगैरह करा के उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोत्साहित करें कि वो अपनी तरफ से अपना दिमाग लगा के ऐसे मैसेज बनाएं जिसको हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया कवरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट के चैनल हो या प्राइवेट चैनल हो या किसी तरह के कोई अखबार हो। इस पर हमें कंटिन्यू काम करना होगा, तब कहीं जाकर हमको सफलता मिल सकती है, या हम अवेयरनेस का जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम अभी की स्थिति की बात करें, कॉर्निया की जो रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं वो अभी फिलहाल पूरी नहीं हो पा रही। आपसे जानना चाहूँ क्या कुछ नंबर्स हैं, कितने की रिक्वायरमेंट है और अभी हमें कितना मिल पा रहा है? हाँ, डेफिनेटली जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है हमारे देश में अंधेपन का एक मुख्य कारण है। इनफैक्ट सफ़ेद मोतियाबिंद के बाद जो दूसरा नंबर है, अभी जो रिसेंट भारत सरकार ने सर्वे किया है, उसके हिसाब से दूसरा मुख्य कारण अंधेपन का ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। लगभग 7-8% जो टोटल ब्लाइंड हैं हमारी कंट्री में, वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। इसका नंबर लगभग अगर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 4 से 5 लाख लोग कॉर्निया ब्लाइंडनेस वाले हैं, और हर साल तकरीबन 1.5 लाख कॉर्निया की ज़रूरत है। हर साल तकरीबन 1.5 लाख कॉर्निया की ज़रूरत है, जबकि भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से हम हर साल लगभग 65,000 के आसपास कॉर्निया अभी एकत्रित कर पा रहे हैं। आधे से भी कम कॉर्निया हम लोग एकत्रित कर पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि इसके अवेयरनेस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। साउथ इंडिया में थोड़ा सा जो है डोनेशन वाला कवरेज वो थोड़ा ज़्यादा है। नॉर्थ इंडिया में जैसे कश्मीर वगैरह हो गया, वहाँ पे तो लगभग ना के बराबर कॉर्निया डोनेट हो रहा है। तो ज़रूरत है कि हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करें, ऐसी जगह पे लोगों को मैसेज फैलाएं और ये साफ साफ बताएं कि हाँ जी, किसी धर्म में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हाँ जी कॉर्निया डोनेट नहीं करना है।
या इससे अगले जन्म में आपको अंधापन हो, ये हमारा अंधविश्वास है, मिसकंसेप्शंस है हमारे माइंड की। जितना जल्दी हो सके हमें उनके लोगों की मिसकंसेप्शंस को दूर करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम एक ऐसा कारण जो कि जिससे हम अंधेपन को ख़त्म कर सकते हैं, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को हम ट्रीट कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं कर पाए तो फिर हमारा क्या फ़ायदा है डॉक्टर होने का। और बस एक कमी है, डॉक्टर हैं हमारे पास काफ़ी हद तक कि हाँ जी, जो कॉर्निया है लोग डोनेट करें, अच्छा वाला कॉर्निया डोनेट करने के बाद लोगों को प्रत्यारोपण हो जाए उसका, ये जरूरत है हमें। जी बिल्कुल। यहाँ पर हम छोटे से एक ब्रेक के लिए रुकने वाले हैं, लेकिन जो डिस्कशन है वो लगातार जारी रहेगा। हम मीडिया कवरेज की बात कर रहे हैं कि कितना अवेयरनेस फैलाना चाहिए, और जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है कॉर्निया की, कहीं ना कहीं वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। कैसे, क्या कुछ टारगेट हो सकता है, कैसे इसे पूरा किया जा सकता है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर प्रोमिला मौजूद हैं, साथ ही साथ डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर प्रोमिला, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कॉर्निया है क्या, और क्या इससे सभी तरह के अंधेपन का जो है इलाज हो सकता है? ऐसा है, कॉर्निया हमारी आंख के जो आगे की पारदर्शी पुतली होती है, जो देखने में काली दिखती है सामने से, पर ये पारदर्शी पुतली है, उसको कॉर्निया कहते हैं। इसके थ्रू जो रोशनी की किरणें होती हैं, इसके थ्रू आके फोकस होके और हमारे पर्दे पे, आंख के पर्दे पे फोकस होती हैं। तो ये एक अहम हिस्सा है हमारे देखने में। ठीक है। और जब भी ये किसी चोट की वजह से या कोई इन्फेक्शन होने से या फिर कोई एसिड या कुछ ऐसी चीज गिर जाए जिससे हमारा कॉर्निया खराब हो जाए, तो उससे अंधापन हो जाता है, जो कॉर्नियल अंधापन कहलाता है। और जो कॉर्निया प्रत्यारोपण की क्रिया होती है, इससे सिर्फ कॉर्नियल अंधापन ठीक हो सकता है और किसी भी तरीके का अंधापन ठीक नहीं हो सकता। ये हमारी फिल्मों में भी बहुत ज्यादा मिथ दिखाते हैं कि किसी भी टाइप का अंधापन है जी, वो कॉर्निया प्रत्यारोपण से ठीक हो गया, आंख के दान से। पर ये गलत है। सिर्फ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस ही कॉर्निया प्रत्यारोपण से ठीक हो सकती है। जी डॉक्टर प्रवीण, आपसे सवाल है कि कॉर्निया का जो अंधापन है उसका कारण क्या कुछ होता है? जैसे मैडम ने भी बताया, जो मुख्य कारण है सबसे कॉमन तो आंखों में इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन में अल्सर बन जाता है और अल्सर के बाद फिर दोबारा से आंखों में सफ़ेदापन आ जाता है। इसके अलावा चोट लगना, जैसे दिवाली में पटाखों से चोट लग सकती है, होली में कलर से भी हो सकता है, बो एंड एरो जो दशहरा में होते हैं उससे भी, और एसिड वगैरह गिरने से भी। तो इंजरीज इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। इसके अलावा एक ऐसी बीमारी जो पहले अब थोड़ी कम हो गई है, ट्रकोमा की वजह से भी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होती थी। और इसके अलावा जो छोटे बच्चों में जो खास तौर पे देखा है, दैट इज़ मेल न्यूट्रिशन, विटामिन ए की कमी की वजह से भी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होती है, और वो एकदम भी हो सकती है। तो अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि बच्चों में भी बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, उसके पीछे क्या कुछ कारण होता है? जैसे मैंने बताया, बच्चों में जैसे खेलते हैं ज़्यादा तो वो इंजरी होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, इन्फेक्शन की भी चांसेस हो सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चों में जो मेल न्यूट्रिशन है, जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो ब्लाइंडनेस होती है, वो ज़्यादातर बच्चों में ही पाई जाती है, छोटे बच्चों में पाई जाती है। तो इसलिए बच्चों में, इनफैक्ट अभी जो नेशनल ब्लाइंडनेस सर्वे हमने किया है, बच्चों में टोटल अंधापन में तकरीबन 37% इज़ ड्यू टू कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। बच्चों में जो अंधापन है, ओवरऑल बच्चों में अंधापन कम होता है, बट उसमें मुख्य कारण कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। जी बिल्कुल। अब डॉक्टर प्रोमिला, आपसे सवाल है कि बाकी अंधेपन के कारण, जैसे कोई दूसरी भी वजह से अंधा अगर हो जाता है या उसको नेत्रहीनता की जो है दिक्कत हो जाती है, तो क्या जो कॉर्निया का जो प्रत्यारोपण होता है, तो क्या उससे उसको ठीक किया जा सकता है? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि और किसी बीमारी
जिसकी वजह से अंधापन है उसमें कॉर्नियल प्रत्यारोपण काम नहीं करेगा जी। जैसे कि अगर हमारा लेंस खराब है, आंख के अंदर एक पारदर्शी लेंस भी होता है, तो वो कॉर्निया प्रत्यारोपण से नहीं ठीक होगा। रेटिना की कोई बीमारी है पर्दे की, तो वो भी कॉर्नियल प्रत्यारोपण से ठीक नहीं होगी जी। सिर्फ कॉर्निया ही अगर खराब है हमारा तो ही कॉर्निया प्रत्यारोपण से ठीक हो सकती है उसके अंधापन। बिल्कुल डॉक्टर प्रमिला, तो डॉक्टर प्रमिला और डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार बता रहे हैं कि कॉर्निया आखिरकार है क्या, किस एज ग्रुप में होता है और किस तरीके से अवेयरनेस फैलाई जाती है। डॉक्टर प्रमिला, एक और मेरा सवाल है, लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि अगर जो लोग डोनेट करना भी चाहते हैं उनको समझ नहीं आता कॉन्टैक्ट कहाँ करें या किस तरीके से आई का डोनेशन करें। देखिए, अपने जीते जी तो आप सिर्फ प्लेज कर सकते हैं अपनी आईज की, हाँ मैं डोनेट करना चाहता हूँ, और उसके लिए एक फॉर्म भरना होता है जो किसी भी आई बैंक की वेबसाइट पे उपलब्ध है। नोटो हमारे देश में एक संस्था है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी की वेबसाइट पे जाके भी आप एक फॉर्म भर सकते हैं और वो आप फिल करके या तो ऑनलाइन ही दे सकते हैं या फिर उसको फिल करके आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। तो वो तो प्लेजिंग हो गई। पर देखिए, जिसने प्लेज करा है जब उसकी डेथ होती है सिर्फ तभी कॉर्निया निकाल सकते हैं। तो वो अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को ये ज़रूर बताएं कि भी मैं अपना कॉर्निया डोनेट करना चाहता हूँ और मेरी डेथ के बाद इसको ज़रूर डोनेट करें। जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनको ये चाहिए कि अपने नेक्स्ट ऑफ किन की मृत्यु के वक्त भी अपना अपना दुख में आके ये चीज़ ना नज़रअंदाज करें कि उन्होंने अपनी आंखें डोनेट करने को कहा हुआ है, या अगर नहीं भी कहा हुआ और उनको लगता है कि करनी चाहिए ये आंखें डोनेट, तो वो किसी भी, हमारे पास 2 हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिसमें वो कांटेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली, या फिर कोई भी नियरेस्ट आई बैंक में फ़ोन कर सकते हैं। तो एक हेल्पलाइन नंबर तो लैंडलाइन वालों के लिए है 1919। ये मेजर मेट्रो सिटीज में है हिंदुस्तान की, जिसमें ये रिंग करके और उनसे वहां से लोग लेने आ जाएंगे। ये किसी आई बैंक से कनेक्टेड है ये सारी 1919 की जो लाइन है। एक और हेल्पलाइन नंबर जो नोटो द्वारा दिया गया है वो 24 घंटे उपलब्ध है और टोल फ्री है, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता। इसका नंबर है 1811 4776। ये जो नंबर है 24 घंटे उपलब्ध है। इस पे जब आप फोन करेंगे और बताएंगे कि हमारे नेक्स्ट ऑफ किन की मृत्यु हुई है, हम डोनेट करना चाहते हैं, तो वो जो नियरेस्ट आई बैंक है आपके, चाहे आप कहीं भी रहते हो, किसी विलेज में, किसी भी स्टेट में, कहीं भी, वो जो आपके नियरेस्ट आई बैंक है उनको फोन करेंगे और वो नियरेस्ट आई बैंक वाले फिर आप उन नेक्स्ट ऑफ किन से कांटेक्ट करके आपके पास लेने आ जाएंगे। डॉक्टर प्रवीण, मैं आपसे कुछ देर पहले डिस्कशन कर रही थी HCRP को लेकर, क्या है ये प्रोग्राम, हमारे दर्शकों को बताएं। HCRP की जो फुल फॉर्म है दैट इज हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम। इनफैक्ट जो भी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल हैं जिसमें कि मृत्यु होती है लोगों की, ये हम बचा नहीं सकते उसको, तो एक फ़ायदा ये उठाया कि अगर ऐसे किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ पे मृत्यु होती है तो वहाँ पे आई बैंक की तरफ से आई डोनेशन काउंसलर, जिनको ग्रीफ काउंसलर भी बोलते हैं, उनको पोस्ट किया जाता है और उनको पता चल जाता है नर्सिस के थ्रू कि हाँ जी इस व्यक्ति की डेथ हुई है। तो उसके बाद वो वहाँ पे पहुँचते हैं और बड़े ही इत्मीनान से उनकी काउंसलिंग करते हैं उनके रिलेटिव की, उनको बताते हैं आई डोनेशन के बारे में, और अगर वो तैयार हो जाते हैं तो वहीं पर उन लोगों से आई डोनेशन करा लेते हैं जो भी जिस व्यक्ति की डेथ हुई है। जैसे कि आपको पता है कि मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर डोनेशन हो जाना चाहिए। तो ये बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है कि हॉस्पिटल के अंदर ही आप वहीं पे डोनेट करा लेते हैं और उससे टाइम भी ख़राब नहीं होता और लोगों के घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हॉस्पिटल में हो जाता है। और आजकल आपको पता है कोविड बीमारी है और इसमें तो ये इतना फ़ायदेमंद है कि भारत सरकार ने सिर्फ HCRP प्रोग्राम को ही परमिशन दी हुई है। अभी कोविड की वजह से घर घर में जैसे किसी की मृत्यु होती है तो उस जगह पे अभी कॉर्निया कलेक्शन के लिए अभी परमिशन नहीं है। धीरे धीरे वो खुल जाएगा, बट अभी HCRP के टाइम में जो भी कमी है वो इस वाले प्रोग्राम से पूरी हो रही है। तो बिल्कुल डॉक्टर प्रवीण, आपने जिस तरीके से कोविड-19 की बात की है, यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम बातचीत करेंगे कि कोविड-19 का कितना ज़्यादा प्रभाव इस टाइम पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर आई कलेक्शन को लेकर। इस पर बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है।
इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे दो खास मेहमान डॉक्टर प्रोमिला और डॉक्टर प्रवीण मौजूद हैं। उनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर प्रोमिला, मेरा सवाल आपसे कोविड-19 को लेकर होगा, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर क्या कोई इफेक्ट हमको दिखाई दिया है आई कलेक्शन को लेकर? हाँ, कोविड-19 की वजह से आई कलेक्शन करने हम अपने स्टाफ को फील्ड में नहीं भेज सकते, क्योंकि फील्ड में जाके जब वो कलेक्ट करेंगे तो जिसकी डेथ घर पे हुई है उसका हमें नहीं पता कि कोविड स्टेटस क्या था उसका, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो जिनको कोई सिम्टम्स ही नहीं है या टेस्ट नहीं कराया, तो ये नहीं पता उसको कोविड है कि नहीं। तो हमारे स्टाफ को रिस्क हो सकता है इन्फेक्शन का, क्योंकि वो पूरा अपना पीपीई तो पहन के जाएंगे नहीं। तो इसीलिए भारत सरकार ने कोविड-19 के समय में घर से आई बॉल कलेक्शन के लिए मना कर दिया है, और सिर्फ जो हॉस्पिटल में डेथ्स हो रही हैं, HCRP प्रोग्राम जैसे बताया, उसको अलाउ करा हुआ है, वो भी जो कोविड-19 वाले मरीज नहीं है उनमें। तो इससे हमारे इस प्रोग्राम पे बहुत इम्पैक्ट हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, लास्ट ईयर मार्च तक हमने 65,000, मतलब मार्च 19 से मार्च 20 तक हमने 65,000 आई बॉल्स कलेक्ट करी थी। अप्रैल से और अगस्त तक अब की बारी हम खाली 1800 के करीब आई बॉल्स पूरे हिंदुस्तान से कलेक्ट कर पाए हैं। तो ये मतलब 1/10 भी नहीं है टोटल उसका, तो बहुत कम है। इम्पैक्ट हुआ है, इससे कई हमारे मरीज भी सफ़र करेंगे जिनको ज़रूरत है आँखों की, वो नहीं वो ले पाएंगे। पर इसमें यह है कि हमारी ज़िंदगी बचाना हमारे लिए पहले ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने वर्कर्स को भी इतना रिस्क पे नहीं डाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्रवीण, आपसे सवाल है कि क्या सभी लोग आई डोनेट कर सकते हैं, या अगर किसी को किसी तरह की कोई डिजीज़ है, कोई समस्या है, तो उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए? आप क्या ज़्यादातर हम सभी लोगों को तो यही बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, जेंडर वाइज भी कोई भी व्यक्ति दान कर सकता है, किसी को मनाही नहीं है। पर टेक्निकली हम, हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कि अगर हम आई डोनेशन करते हैं तो हम लोग कॉर्निया वो नहीं चढ़ा सकते, जिसमें कि अगर किसी को HIV इन्फेक्शन है, किसी को हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C है, सिफिलिस है, कई सेप्टिसीमिया के पेशेंट होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक बीमार होते हैं, कुछ तरह के कैंसर जैसे ल्यूकीमिया या रेबीज़, इन सब चीज़ों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड थोड़ा होता है। बट जनरल बीमारियां जैसे शुगर की बीमारी है, कोई भी मरीज शुगर की बीमारी में दे सकता है, किसी को ब्लड प्रेशर है डोनेट कर सकता है। इनफैक्ट जिसको आँखों की बीमारी में सफ़ेद, बहुत बार लोग सवाल पूछते हैं कि मुझे सफ़ेद मोतियाबिंद है, क्या मैं डोनेट कर सकता हूँ? हाँ जी, आप डोनेट कर सकते हैं। सफ़ेद मोतियाबिंद आँखों के अंदर लेंस की बीमारी होती है, आपका कॉर्निया ठीक होता है तो कॉर्निया डोनेट किया जा सकता है। जैसे जिसको चश्मे की, अगर चश्मा लगा हुआ है, क्या वो डोनेट कर सकता है? हाँ जी, वो भी डोनेट कर सकता है। तो इन जनरल लोगों के लिए तो यही बात है कि किसी को भी मनाही नहीं है, पर हम लोग टेस्ट करते हैं, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं। अगर वो बीमारी पॉजिटिव आती है तो उस कॉर्निया को हम प्रत्यारोपित नहीं करते हैं किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्रोमिला, जैसे अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, लेकिन अगर उसने कहा है कि वो आई डोनेट करना चाहता है, या अगर उसने नहीं भी कहा है लेकिन परिवार के लोग ये चाहते हैं, तो किस किस तरीके के प्रिकॉशन लेने चाहिए जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, और जब तक आई बैंक की टीम उन तक पहुंचे तो क्या कोई प्रिकॉशंस है जो लेने चाहिए जिससे जो आंखें हैं वो सुरक्षित रह सकें? ये आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जब तक कि नेक्स्ट ऑफ किन फ़ोन करते हैं और आई बैंक की टीम आती है, इसमें जनरली आधा पौना 1 घंटा लग जाता है। तो इस दौरान ये ध्यान रखना चाहिए कि जो डेड बॉडी है, जो मृत व्यक्ति है, उसकी आंखें बंद रखें, घर उसके ऊपर चल रहे पंखे बंद कर दें, AC आप चला सकते हैं, और उसका हेड एंड थोड़ा सा उठा दें, रेज कर दें, और ठंडक रहे थोड़ा जहाँ पे भी वो हैं। आंखें बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज उससे जो डेथ के बाद, क्योंकि ब्लिंक तो हो नहीं सकती आंखें, तो वो मॉइस्चर जो उसका पानी होता है आँख का वो उड़ जाता है और पुतली खराब हो सकती है उस दौरान। तो यही कुछ प्रिकॉशन लेने हैं और कोई खास बात नहीं। और जब टीम आएगी, टीम एक तो आपका कंसेंट लेगी, जो आप नज़दीकी रिश्तेदार हैं, वो जो आई बॉल निकालेगी वो 15-20 मिनट लगते हैं उसमें, और उसके बाद वो
कोई भी उससे निशान नहीं आता, कोई चेहरे पे पता नहीं चलता, क्योंकि पलक से ढक देते हैं। लोगों को इस बात की टेंशन होती है, परिवार वाले लोगों को, कि जो चेहरा है वहां पर किसी तरह का कट लगेगा और वो अपने परिवार के जो सदस्य है उसको इस तरीके से देख नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल भी कुछ भी उसमें चेहरे पे निशान नहीं आता है, क्योंकि जो हम आंख निकालते हैं, आंख की पुतली, उसके बाद आईलिड से उसको कवर कर देते हैं, तो बिल्कुल ये पता ही नहीं चलता कि आंख उसकी निकली है या नहीं। और इसके अलावा एक सैंपल वो ब्लड का लेते हैं ताकि जांच कर सकें कि वो किसी बीमारी से तो ग्रसित नहीं था। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये दोनों काम करते हैं और बाद में एक एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट भी उनको साइन करके वो लोग देते हैं जी। और फिर उसके बाद ये ले जाते हैं। जी डॉक्टर प्रवीण, फिर मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा, ये जो आई डोनेशन शब्द है यही एक मिसनोमर है। लोग समझते हैं कि पूरी की पूरी आंख निकालते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आंखों के आगे सिर्फ जो आगे वाला जो पोर्शन है स्क्लेरा, इस वाले पोर्शन को ही काटते हैं और उसके बाद कैप लगा देते हैं। तो मैंने खुद आई डोनेशन बिल्कुल देखी है करते हुए, और उसके बाद पता भी नहीं चलता है कि आई इसकी निकाली भी है, बिल्कुल नॉर्मल लगता है उस कंडीशन में। तो जरा भी ये सोचने की बात नहीं है कि हाँ जी पूरी आंख निकालते हैं और पूरी की पूरी जो ये कैविटी है खाली हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर प्रवीण, मेरा एक और सवाल है कि जब आंखें निकाल ली जाती हैं, कॉर्निया निकाल लिया जाता है, तो कितने समय तक, यानी कितने दिनों तक हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं? हम ये कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी कॉर्निया प्रत्यारोपण कर सकें उतना जल्दी कर दें। बट नॉर्मली रिकमेंड है कि अगर अलग अलग मीडिया, स्टोरेज मीडिया रखा होता है, अगर MK मीडिया यूज़ कर रहे हैं जो कि ज़्यादातर सरकारी अस्पताल में फ्री में अवेलेबल होता है, तो तकरीबन 72 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर कॉर्निया प्रत्यारोपण हो जाना चाहिए। पर आजकल ऐसे नए नए मीडिया आ गए हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल मीडिया, जिसमें कि 15 दिन तक भी हम लोग कॉर्निया रख सकते हैं। और अभी तो रिसेंटली ग्लिसरीन बेस्ड मीडिया भी हैं जिसमें 2-3 महीने तक भी कॉर्निया रखा जा सकता है। बट जनरल एडवाइस ये है, जैसे कि डिमांड भी ज़्यादा है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कॉर्निया प्रत्यारोपित कर सकें, उतना ज़्यादा हेल्दी कॉर्निया होगा एक तरह से। बिल्कुल। डॉक्टर प्रमिला, हम लगातार मीडिया कवरेज की बात करें तो उसके बारे में हमारा डिस्कशन नहीं हुआ, तो मीडिया कवरेज को आप किस तरीके से देखते हो और आपको क्या लगता है कि कितनी इंपॉर्टेंस इस टाइम पर मीडिया को ऐसे प्रोग्राम्स को लेकर देनी चाहिए, और सरकार को इस तरफ कितना ध्यान देने की ज़रूरत है? साल में कितने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, किस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अवेयर हो सकें? जहाँ तक सरकार की सवाल है, ये जो आई डोनेशन फोर्टनाइट जो मना रहे हैं, उसमें सरकार पूरा अपना सहयोग, मतलब हमारी ही तरफ से मनाया जाता है, सरकार की तरफ से। और इसमें हम नेशनल लेवल पे भी मनाते हैं, प्लस हमारे हर स्टेट में जो प्रोग्राम ऑफिसर्स मौजूद हैं उनको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप अपने तरीके से मनाइए, आप मुनादी करवाइए, आप नुक्कड़ नाटक करवाइए, आप एडवर्टिजमेंट्स दीजिए, आप रेडियो टॉक्स करिए, आप स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चों से स्लोगन और पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स कराइए, आप वॉकाथॉन करवाइए, किसी भी तरीके से। और इसमें जो भी इवेंट्स कराएं उसको मीडिया से मीडिया कवरेज जरूर, क्योंकि इवेंट जो है वो अपने आप में तो उस लोकल एरिया में तो हो जाएगा एडवर्टाइज, पर अगर मीडिया कवरेज होगी और फिर वो मास मीडिया पे दिखाएंगे तो और ज्यादा लोगों तक वास्ट हो जाएगा। और मीडिया इसको जरूर कवर करे। इसमें मैं एक और आइडिया दूंगी कि जिन लोगों को ये कॉर्निया का प्रत्यारोपण हो चुका है, अगर हम ऐसे लोगों को सामने लाके मीडिया उनका इंटरव्यू ले कि उनकी जिंदगी कैसे बदल गई ये प्रत्यारोपण के बाद, तो ये एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट होगा कि हाँ भाई, इससे पहले मेरे बच्चे को या मेरे को ये प्रॉब्लम थी और अब देखिए मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, घूम सकती हूँ। तो इस तरीके के अगर हम लेंगे, और दूसरा जो डोनर्स हैं जो ये देते हैं, देखिए उन्होंने अपना नेक्स्ट ऑफ किन खोया, उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ के और अपना डोनेट करा उन्होंने कॉर्निया अपने नेक्स्ट ऑफ किन का, तो उनको भी हम फेलिसिटेट करते हैं इन प्रोग्राम्स के वक्त, ताकि उनको लगे कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम करा है। तो दोनों तरीके से हमें ये एडवर्टाइजमेंट्स या मीडिया कवरेज करना चाहिए। तो डॉक्टर प्रवीण यहाँ पर जिक्र कर रही हैं डॉक्टर प्रमिला की कहीं ना कहीं मीडिया कवरेज ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी लोग हैं जिनका नेत्र प्रत्यारोपण हुआ है या जिन्होंने डोनेट किया, कहीं ना कहीं उनका वीडियो बनना चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आएगी और इसमें वो तमाम लोग इन्वॉल्व होंगे जिन्होंने इस चीज़ को फेस किया है, तो उनके द्वारा अगर ये मैसेज जाता है तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। बहुत जरूरी, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद इस चीज़ को अनुभव किया है। जिसने अनुभव किया, अगर वो चीज़ शेयर करते हैं चीज़ें, तो उसका असर हमेशा ज़्यादा पड़ता है। तो जैसे मैडम ने बताया कि जिसकी फैमिली मेम्बर्स ने कॉर्निया डोनेट किया है, उनको फेलिसिटेट करना,
हम इनफैक्ट हम अपने अस्पताल में एम्स में हर साल आई डोनेशन फोर्टनाइट सेलिब्रेट करते हैं और उस साल में जितने भी आई डोनेशन हुई है उनके रिलेटिव को हम लोग वहाँ पे बुलवाते हैं, उन सबको सर्टिफिकेट देते हैं और उसमें से कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वो बड़ा इमोशनल एक्सपीरियंस होता है और मैं दावे से कह सकता हूँ उसका असर सीधा लोगों के दिल पे जाता है और लोग उसी टाइम प्रण करते हैं कि हम भी जरूर डोनेट करेंगे, या अगर किसी की डेथ हो जाए तो फैमिली में तो हम मना नहीं करेंगे। जो लोग ज़्यादातर मना करते हैं कि हाँ जी अगले जन्म में मुश्किल होगी, देख नहीं पाएंगे, वो सारी चीज़ें उस टाइम एक बार के लिए तो लोगों के दिमाग में आ जाती हैं कि हम डोनेट करेंगे। तो ऐसे प्रोग्राम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हों, लोगों तक पहुंचने चाहिए, तभी जाके कुछ बिहेवियर चेंज हो सकता है लोगों का, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, यहाँ पर दोनों डॉक्टर ने जिस तरीके का जिक्र किया और अवेयरनेस को लेकर जैसे उन्होंने बात की कि जो मिथ हैं वो दूर होने बेहद ज़रूरी है और कहीं ना कहीं नेत्रदान, जिसको मैंने वरदान का नाम दिया कि नेत्रदान एक वरदान है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लोगों को अवेयर होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी तरह के मिथ में आने की ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह के धर्म को लेकर बातें इस बारे में करने को ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप नेत्रदान करते हैं तो आप किसी को ये मौका दे रहे हैं, किसी को आप उसकी आंखों की रोशनी लौटा रहे हैं, उसे इस खूबसूरत दुनिया को देखने का मौका दे रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात है। दोनों ही डॉक्टर्स, डॉक्टर प्रवीण और डॉक्टर प्रोमिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपकी टिप्पणियां और आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप अपने विचार अपनी स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पते पर साझा कर सकते हैं। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।